भाई ऐसे नहीं करते हैं। राधे राधे। हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। सबको गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। आज जो है अपन फिर शिक्षण विधियों की इस 2100 वाली प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास को पता नहीं आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दे दिया, अच्छा चल रहा है लोगों को। अब धीरे धीरे वैल्यू शिक्षण विधियों की समझ में आने लगी है, समझ भी जाएंगे, जरूरी भी है। अब देखिएगा, आज की क्लास जो रहेगी वो अपन के 5वें नंबर की क्लास रहेगी। मतलब 4 क्लासें जो हैं अपन पहले पढ़ चुके हैं, 5वीं क्लास जो है आपको आज मिल रही है। सारी क्लासें प्रीमियर आ रही है। मेरे हिसाब से आपको कोई डिस्टर्बेंस हो नहीं रहा है, कोई कमेंट पढ़ने नहीं है, कोई रिप्लाई देना नहीं है। पढ़िए, पीडीएफ उठाइए टेलीग्राम से और मस्त लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको आज नीचे लाइन भी नहीं चल रही है ना, बाकी पता चल जाता आपको। तो कन्हैया एजू सेंटर जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसी नाम से टेलीग्राम पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको इसकी आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। आज अपन 50 प्रश्नों को और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। 50 प्रश्न आज की क्लास में अपन और करेंगे, जिससे माध्यम से आज अपन और जो है शिक्षण विधियों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, बिना टाइम गंवाए, क्योंकि समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या कहता है दोस्तों? क्रमांक दूसरा, कोई बात नहीं। अवलोकन प्रयोग, क्या प्रश्न है आपके सामने? प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? अवलोकन प्रयोग डॉट डॉट व विज्ञान की 3 विधियां हैं। ये कह रहा है कि इनमें से अवलोकन, प्रयोग और एक नाम और आपको जोड़ना है 4 ऑप्शन में से, जो विज्ञान की 3 विधियां कहलाती हैं। बताइएगा, निगमन, परिकल्पना, मापन या अनुमान। पहले इस अनुमान और परिकल्पना दोनों को काट दो। परिकल्पना और अनुमान, देखो अनुमानित विधि तो ठीक है, ये एक आधुनिक विधि है जिसका अपन ने नाम दे दिया। इसके कोई सोपान नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है। पूर्व ज्ञान के आधार पर लोग अपना एक अनुमान लगाते हैं और नई विषय वस्तु को सीख लेते हैं। परिकल्पना एक पार्ट है, एक सोपान है, एक पद है, एक चरण है, विधि नहीं है। अब निगमन और मापन में से यदि आपको एक शब्द को चुनना हो तो देखिएगा, अवलोकन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? निरीक्षण। अवलोकन करना, निरीक्षण करना और क्या करना? नियम के साथ में उदाहरण प्रस्तुत करना या मापन करना। तो देखिए, विज्ञान की जो विधि चलती है वो 3 रूप में चलती है। एक तो चलती है सबसे पहले अवलोकन, अवलोकन के बाद उस चीज का प्रयोग, प्रयोग के बाद में उसका मापन, कितना सीखा है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद में आपको अप्लाइड करना, अप्लाइड के बाद में आपको इवैल्यूएशन लेना। तो तीनों चीजें यहां पे क्या हो जाएगी आपकी सही। तो यहां पे अपन को उत्तर जो देना पड़ेगा मापन, ना कि निगमन। अवलोकन, प्रयोग और मापन, ये 3 स्टेप में ही साइंस चलती है। 3 ही विधियां इनकी क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण। तो यहां पे आपको आंसर सही रहेगा मापन। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समन्वयक अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिए, समन्वयक एक अधिकारी के रूप में, एक निरीक्षककर्ता के रूप में आप इसमें से किस विधि को अपनी कक्षा के अंदर अप्लाइड करेंगे, किस कक्षा में किस रूप में जो इसको प्रस्तुत करेंगे, आपको यह बताना है। ऑप्शन 1, शोध प्रयोगशाला में भ्रमण। क्या एक शोध प्रयोगशाला में बालकों को केवल भ्रमण के लिए लेकर के चले गए तो वहां आप एक समन्वय की भूमिका निभा सकते हैं? भाई भ्रमण गौरे बच्चा, आप समन्वय की भूमिका, प्रयोगशाला में बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शोध प्रयोगशाला में बालक क्या सीखेगा? नाटक बिल्कुल हो सकता है समन्वय के लिए। आपको एक अधिकारी बनकर के एक नॉर्मल देखते देखते बच्चों को आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया है ना, बच्चों के बारे में आपने जान लिया। नाटक तो समन्वयक कि समन्वयक अधिगम के लिए तो सबसे बेस्ट यदि कोई विधि है तो वो नाटक या आपके क्या कहते हैं अपन एकांकी विधि है। बिल्कुल सही है। कंप्यूटर सहयोग अधिगम, इससे तो क्या ही है, समन्वयक होगा, इसको काट दो। केवल रोजमर्रा की गतिविधियों की भागीदारी में, हमेशा आपको कहता हूं केवल मात्र वाले प्रश्न कभी भी सही नहीं होते। तो यहां अपना उत्तर क्या निकलेगा? नाटक जो होगा अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा था? ह्यूरिस्टिक विधि, यानी कि जिसको अपन खोज विधि भी कहते हैं दोस्तों। ह्यूरिस्टिक विधि पद्धति में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहती है। एक कोई शिक्षिका है, वो क्या करना चाहती है? ह्यूरिस्टिक विधि पद्धति में बालकों को ट्रेनिंग देना चाहती है, प्रशिक्षण देना चाहती है। ज्ञान पूर्णतया द्वितीय विचार है। ज्ञान पूर्णतया द्वितीय विचार है। वेस्ट ये नहीं है दोस्तों, वेस्ट वे महोदय है। वेस्ट वे की यह टिप्पणी दर्शाती है कि ह्यूरिस्टिक प्रणाली इस उद्देश्य की ओर संकेत करती है। देखिए, सबसे पहले विधि को समझिए। प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपको जो गुमराह करेंगे। गुमराह नहीं करना है, प्रश्न को सरल रूप में समझिए कि ह्यूरिस्टिक एक पद्धति है जो प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहती है। एक ऐसी विधि है जो क्या करवाना चाहती है? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना चाहती है। ज्ञान पूर्णतया द्वितीय विचार है कि भाई ह्यूरिस्टिक एक ऐसी विधि है जो बालकों को ट्रेनिंग तो देना चाहती है और ये कहती है ज्ञान पूर्णतया द्वितीय विचार है। आपका सेकेंड नॉलेज जो है, सेकेंड थिंक जो है वो आपका नॉलेज है, प्राइमरी लेवल नहीं है।
वेस्टवे नाम की ये टिप्पणी, वेस्टवे महोदय ने ये टिप्पणी की है, ऊपर वाली जो परिभाषा दी है वेस्टवे महोदय ने दी है, ये उसकी टिप्पणी किस ओर संकेत करती है? ज्ञान प्रदान करने की ओर संकेत करती है, समस्या के निवारण की ओर संकेत करती है, सीखने में प्रशिक्षण की ओर संकेत करती है, प्रक्रिया कौशल प्रदान करने का संकेत करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ह्यूरिस्टिक और खोज विधि का संबंध किससे है? तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ह्यूरिस्टिक विधि, प्रोजेक्ट विधि और समस्या समाधान विधि एक वे में चलती है, यानी कि तीनों का टारगेट जो है वो है क्या है? मूल समस्या का समाधान करना। तो खोज विधि जो है वो भी समस्या का निवारण करना की ओर संकेत करती है कि आपका एक ऐसा द्वितीयक नॉलेज है। ह्यूरिस्टिक विधि मतलब द्वितीयक नॉलेज, पहला नॉलेज तो जो आपके पास में है, ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से सेकंड नॉलेज जो आप ग्रहण करोगे। तो ह्यूरिस्टिक कभी भी फर्स्ट नॉलेज नहीं हो सकता, सेकंड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राइमरी नॉलेज तो पहले आपके पास में है, जिसके आधार पर आप खोज कर रहे हो। अब खोज से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपका सेकेंडरी नॉलेज होगा। तो यहां पे ये विचार जो है वेस्टवे का, वो किस ओर संकेत कर रहा है? समस्या के समाधान की ओर, समस्या के निवारण की ओर संकेत कर रहा है। बी नंबर का ऑप्शन जो है यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक प्रणाली का एक लाभ है, यानी कि खोज विधि का एक लाभ क्या है, आप किस ओर मानेंगे? यह बालक को अन्वेषक के स्थान पर रखती है, बिल्कुल सही है, खोजकर्ता के स्थान पर रखती है बालक को, बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति से खोज करता है, यह बिल्कुल सत्य है, यह तो लाभ है, यह तो सही है। यह शिक्षक केंद्रित है, कैसे भी खोज विधि बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। दिया गया पाठ कम समय में पूरा किया जा सकता है, नहीं, खोज विधि में समय अधिक लगता है ना, बालक स्वयं खोज करेगा। तो यह अधिक शामपट कार्य को सम्मिलित करती है, खोज विधि में शामपट कार्य नहीं के बराबर या बिल्कुल नहीं होता है। तो यहां आपका उत्तर सही निकल करके आ जाएगा, यह बालक को अन्वेषक के स्थान पर रखती है या खोजकर्ता के स्थान पर रखती है। पहला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, पहले प्रथम प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना या अध्ययन। पाठ योजना नहीं पूछा, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? कोई पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या किसी पाठ की जानकारी आप बच्चों को दे रहे हो तो क्या होना चाहिए दोस्तों? तो ध्यान रखना भी, अध्ययन होना चाहिए, सीधा नहीं। प्रस्तावना पाठ योजना में होती है पहले पूर्व ज्ञान का पता, सबसे पहले आपको पाठ का सार बच्चों के सामने रखना। पाठ, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ, यदि कि पाठ आप किताब जो बना रहे हो उसके प्रारंभ में सार होना चाहिए कि इस पाठ के अंदर ये चीज है और इसको अपन इस तरीके से क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। ट्रेलर, मूवी लॉन्च होने से पहले ट्रेलर आता है। ट्रेलर क्यों आता है? कि ट्रेलर एक प्रकार का सार है कि इस मूवी के अंदर क्या है। तो यूं समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए, उसके बाद में जो है दोस्तों आपको पाठ पूरा का पूरा पढ़ाना चाहिए। तो ये स्टेप यहां पे होगी, पाठ का सार मेरे दोस्तों, यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डीवी और किलपैट्रिक उपागम पाठ योजना का आधार माना जाता है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक जो है, इन दोनों का जो उपागम है, कौन सा उपागम है जो पाठ योजना का आधार माना जाता है? ऑप्शन एक, पाठ को प्रयोजन, पाठ का प्रयोजन शिक्षण बिंदु को या कथन को? तो दोस्तों यहां पे आपका उत्तर होगा प्रयोजन को, क्योंकि जॉन डीवी और किलपैट्रिक प्रयोजन, प्रायोजना, योजना विधि को क्या करते हैं दोस्तों? बढ़ावा देते हैं। तो ये पाठ का उपागम यानी कि पाठ योजना में महत्वपूर्ण भी किसको मानते हैं दोस्तों? प्रायोजना को मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक जो है, इनके प्रायोजना और हर्बर्ट की पद्धति, इन दोनों का मिक्स करके, इन दोनों का मिश्रण करके जो योजना बनाई है वो मॉरिसन का उपागम है। ध्यान रखना, जॉन डीवी कहते हैं प्रयोजना के आधार पर पढ़ाओ, इधर हर्बर्ट कहते हैं कि नहीं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण को आधार मान करके पढ़ाओ। इन दोनों को मिश्रित जो कर दिया है वो किसने कर दिया है? आपके मॉरिसन ने कर दिया। ये भी आपको एक जानकारी के रूप में पता होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए, जॉन डीवी तथा हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का समन्वित रूप किसने प्रस्तुत किया? तब आपका उत्तर हो जाएगा मॉरिसन। में अभी इसी की बात कर रहा था कि जॉन डीवी और हर्बर्ट की जो पंचपदी, हर्बर्ट की पंचपदी और जॉन डीवी की प्रायोजना, इन दोनों का मिश्रण जो किया था वो किसने किया था? मॉरिसन ने, और इकाई योजना का इसने निर्माण किया था। तो यहां पर आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? मॉरिसन। मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है? खोजना, आत्मीकरण तथा प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था वर्णन। देखो, व्यवस्था वर्णन और प्रस्तुतिकरण का प्रयोग हर्बर्ट ने किया था, तो इनमें से सभी आंसर भी नहीं होगा, यहां पे उत्तर होगा खोजना। मैंने कहा ना, ह्यूरिस्टिक विधि खोजने पर बल देती है, प्रस्तुतिकरण पर हर्बर्ट की विधि देती है। इन दोनों का मिश्रण कर दिया मॉरिसन ने। मॉरिसन ने खोजने के ऊपर जोर दिया था कि करके सीखो, खुद पता लगाओ, इस प्रकार के प्रश्नों का, इस प्रकार की पद्धति का जो है पाठ्य पुस्तकों के अंदर समावेश होना चाहिए। ये किसने कहा था? आपके मॉरिसन ने। एक शिक्षण विधि में
दो या दो से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं। एक ऐसी कोई शिक्षण विधि है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में सहयोग करते हुए किसी एक विषय की क्या बना रहे हैं दोस्तों, योजना बना रहे हैं और उस योजना को क्या करते हैं, वो पूरी करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। तथा वह शिक्षक क्या करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर बार बार बदल बदल करके उस बालक के ऊपर उस योजना को अप्लाइड करते हैं। यह विधि कौन सी है? बहुत बारीक और बहुत सटीक प्रश्न है दोस्तों, दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। श्रव्य दृश्य शिक्षण, समूह शिक्षा, दृश्य शिक्षण या व्यक्तिगत शिक्षण। देखिएगा, दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर के एक योजना बना रहे हैं पाठ की। दो तीन शिक्षक अगर मिल गए तो वो तीन शिक्षक क्या करेंगे भाई, तीनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तीनों उस क्लास के सारे बच्चों को जानते हैं। अब मान लीजिए एक कोई बच्चा है जिसका नाम है ए, एक बच्चा है जिसका नाम है बी, एक बच्चा नाम है सी, ये बच्चे हैं। अब मान लीजिए टीचर तीनों मिलकर के कोई चर्चाएं कर रहे हैं तो तीनों टीचर राय देंगे, ए नाम का बच्चा मेरी कक्षा में इस चीज के लिए कमजोर है, इस चीज में होनहार है, बी वाला कहेगा मेरे इसमें कमजोर है, सी वाला कहेगा मेरे इसमें कमजोर है। अब तीनों ने इस चीज को लिए, जैसे मान लीजिए यहां पे मान लीजिए ए वाला कोई बच्चा है जिसके मेरी तरह मात्रा के मिस्टेक जो है वो क्या है, बहुत है, तो हिंदी वाले टीचर ने कहा कि ये मात्रा की मिस्टेक है दोस्तों। तो गणित और विज्ञान वालों ने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि अगली बार हम भी कॉपी चेक करेंगे तो इसकी मात्रा की मिस्टेक हम भी निकाल लेंगे। काम हिंदी वाले टीचर का था, अब कहा हम भी निकाल लेंगे। मतलब ए वाले बच्चे को आपको क्या करना है, पूरा, मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत शिक्षा के ऊपर जोर दे रहा है कि प्रत्येक बालक को सभी शिक्षक मिलकर के अच्छा बनाया जाए, जो कमी है सारे शिक्षक मिलकर के उसको दूर करें। तो मतलब ये जोर जो दे रहा है वो व्यक्तिगत शिक्षा या व्यक्तिगत शिक्षा के ऊपर क्या दे रहा है, जोर दे रहा है। देखो, प्रश्नों को यदि आप नहीं समझ पाओगे तो उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न को समझना, यहां शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी जो एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रश्न समझना शैक्षिक परिदृश्य नहीं है कि फैक्ट लिखे हुए होंगे, इसमें आपको अपना बौद्धिक क्षमता और अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? अनुदेशन का मतलब इसमें से कौन सी सामग्री नहीं है जिसमें प्योरली स्टडी नहीं कराई जा सकती? जैसे देखिएगा, छपी सामग्री, बिल्कुल पाठ्यपुस्तक एक छपी सामग्री होती है। ट्रांसफरेंसी, ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रांसफरेंसी के ऊपर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज ज्योग्राफी वालों ने यूज किए होंगे, पहले से बने हुए होते हैं दोस्तों। ऑडियो कैसेट में पहले से, ऑडियो कैसेट मतलब पहले से भरी हुई चीजें। ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करें दोस्तों, OHP प्रोजेक्टर की बात करें, ये पूर्णतः अनुदेशन सामग्री नहीं है, इसमें सामग्री अंदर डालनी पड़ती है, फिर यह दृश्य सामग्री के रूप में काम करता है। जैसे अपने पेन ड्राइव डाली तो पेन ड्राइव एक आपके दृश्य सामग्री के रूप में काम कर रही है। भी OHP प्रॉपर कुछ अकेला कार्य नहीं कर रहा है, तो OHP प्रॉपर अनुदेशन सामग्री नहीं होगी। यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, है ना। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में आपको बताना है, ऑडियो विजुअल सामग्री जो होती है वो अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल समझने में आसानी प्रदान करती है, बिल्कुल नो डाउट। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बालक क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा है, कैसे वो उस चीज को समझ रहा है, प्रत्यक्षीकरण को विकसित करती है, बिल्कुल सही है। अधिगम शक्ति की धारण शक्ति यानी कि अपनाने की शक्ति को विकसित करता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे अपन उत्तर क्या सही कर देंगे, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो देखते हैं। कोई सी भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की जो सबसे बेहतरीन सामग्री होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ऑडियो विजुअल या श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं। उससे बेहतरीन कोई सामग्री नहीं हो सकती। एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया था? ये आप सब लोगों को पता होगा। मैं जब ऑनलाइन आया था, मेरे ऑनलाइन में पहला प्रश्न भी एडगर डेल से था और उसी प्रश्न को जो मैंने समझाया था और उसी प्रश्न से बच्चों ने इतना प्यार दिया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी तक भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे दोस्तों। और हमारा कोई ऐसा बेसिक प्लेटफॉर्म भी नहीं था कि मैंने कोई यूट्यूब पे, अभी आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे टैग डालने नहीं आते, कौन कौन से टैग डाला जाता है, वीडियो को किस तरीके से, हम केवल शेड्यूल लगाता हूं और टेलीग्राम पे उसका जो है लिंक डाल देता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। कभी इसको प्रमोट नहीं किया, कभी कोई एड बन, कुछ पता नहीं चलता, फिर भी अपने अच्छी खासी संख्याओं में बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। वो पहला प्रश्न मैंने एडगर डेल का जब बच्चों को समझाया था शिक्षण विधियों का, बस नहीं दिया। अब देखिए ये प्रश्न वापस आ रहा है, आपको कह रहा है एडगर डेल एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने आप सहायक सामग्री का प्रयोग कैसे करोगे, सापेक्षित प्रभावशीलता के सिद्धांत के ऊपर इसने जोर दिया था कि किस प्रकार का प्रयोग करने पर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभाव अधिक रहता है और कैसे आप प्रयोग करोगे तो इसका प्रभाव जो है दोस्तों घट जाता है। क्लियर? अब देखिएगा यहां पर इसने क्या किया था,
तीन चार प्रकार, एक एडगर डेल ने एक अनुभव शंकु लिया था इस प्रकार से, कोई नहीं आप मान लेना, इस प्रकार का एक शंकु बना होता है दोस्तों। उसमें इसने क्या कर दिया था, चार प्रकार की सामग्री ले ली थी। पहली सामग्री अगर बात करें तो पहली सामग्री ली थी इन्होंने शाब्दिक सामग्री, दूसरी सामग्री ली थी इन्होंने अप्रक्षेपी सामग्री, तीसरी सामग्री ली थी प्रक्षेपी सामग्री, और चौथी सामग्री जो ली थी वो लिया था इन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव। इसने कहा कि यदि आप कक्षा में केवल शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसका प्रभाव कम रहता है, अप्रक्षेपी सामग्री का प्रयोग करते हो जैसे शामपट चार्ट वगैरह का तो उसका प्रभाव शाब्दिक सामग्री से अधिक रहता है, प्रक्षेपी सामग्री यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह का यदि आप प्रयोग करते हो तो उसका प्रभाव अप्रक्षेपी से भी अधिक रहता है, और प्रत्यक्ष सामग्री का प्रयोग करते हो तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया है, कि सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी सामग्री कौन सी है, तो सबसे बड़ी सामग्री इन्होंने बताई प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव जो होते हैं दोस्तों वह सबसे बेहतरीन सामग्री होती है। इसीलिए बालकों को करके सीखने के ऊपर जोर देना चाहिए, ये एडगर डेल आपके द्वारा रखता है दोस्तों। चलिएगा, क्योंकि डिटेल्स मुझे पढ़ानी नहीं है। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री में प्रयोग से अपने अध्यापन को, एक शिक्षक कोई श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है तो प्रयोग करने से वो अपने अध्यापन में क्या चेंजेस ला सकता है। अध्यापन को सरल बनाता है, अध्यापन को रोचक बनाता है, अध्यापक को प्रासंगिक बनाता है या मनोरंजक बनाता है। अब देखिए, प्रासंगिक तो पहले से है, इसको काट दिया, मनोरंजन का कोई रोल नहीं, सरल या रोचक। तो दोस्तों सरल भी बनता है और रोचक भी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है वो क्या बनता है, आपका रोचक बनता है। क्योंकि बालक क्या होते हैं, किताब, शामपट, क्लास, वही एक घसीटा पसीटा क्लास का माहौल होता है। यदि बालक उससे बाहर निकल के किसी नई चीज को देखते हैं, किसी नई चीज के ऊपर उनकी नजर जाती है तो उनको अच्छा लगता है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि उत्पन्न होती है। इसीलिए ऑडियो विजुअल सामग्री के अंदर बालकों के अंदर अभिरुचि उत्पन्न होती है। ये देखो, हम लोगों को देखिएगा, जैसे ज्ञान सब जगह पे मिलता है। हम लोग, आप किसी क्लास को ऑनलाइन देखते हो, उसमें एयरफोन लगा के, कान में एयरफोन लगा के वीडियो को साइड में रख दो, देख वीडियो आपको जो है दोस्तों इसके अंतर्गत आपको नहीं देखना है, वीडियो आपको इसके अंतर्गत नहीं देखना है, आपको देखना क्या है, उसके अंदर केवल ऑडियो सुनना है। तो जब आप ऑडियो सुनोगे ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी भी आपका कंसंट्रेट उतना नहीं होगा जितना उस वीडियो को देखते हुए होता है। क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे बेस्ट, मैं आपको श्रव्य दृश्य सामग्री से बेस्ट कुछ भी नहीं है। रोचक बनाना, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है, इनमें से कौन सा उदाहरण श्रव्य दृश्य सामग्री की ओर संकेत करता है। टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य सामग्री है, चार्ट दृश्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, टेलीविजन जो है दोस्तों, है ना, टेलीविजन सबसे ज्यादा क्या माने जाएगी, आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री मानी जाएगी। निम्न में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री नहीं, सहायक शिक्षण सामग्री है। पवन मिल का कार्यकारिणी प्रतिमान बिल्कुल सहायक सामग्री है, पवन मिल को दिखा करके बच्चों को ज्ञान दे सकते हो। टेप रिकॉर्डर बिल्कुल है ना। 16 फिल्म प्रोजेक्टर, बिल्कुल जो फिल्म प्रोजेक्टर की बात कर रहा है दोस्तों, ये नाम है, तो बिल्कुल सारे ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे, सारी सहायक सामग्री है। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी होती है, जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है, जो बाजार में मिलती है, जो छात्र निर्मित या अध्यापक निर्मित। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अधिगम की दृष्टि से जो सबसे अच्छी सामग्री होती है वो होती है छात्र निर्मित, जो छात्र बनाते हैं वो अधिगम के लिए। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कोई पूछे कि सर बताइए कि सबसे बढ़िया किताब कौन सी है मार्केट में जिसे हम पढ़ें, सबसे बढ़िया किताब वो है जो आपने अपने हाथ से रजिस्टर में लिखी है, उससे बढ़िया कोई किताब हो ही नहीं सकती सबसे, क्योंकि अधिगम के लिए सर्वोत्तम बढ़िया सामग्री जो है वो कौन सी है, जो आपने लिखी है। मैं आपको जितना भी मोटिवेशन देता हूं, कभी कभी ज्ञान की बात ऐसे रफली क्लास में करता हूं, उसके पीछे मनोविज्ञान जरूर होता है। तो मैं हर बार कहता हूं कि अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स पढ़िए, बाकी सारे कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन अकेडमीज या गाइड्स वगैरह सब दूर हो जाएगी अपने आप। अपने नोट्स को पढ़िए, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, अपना अपना होता है दोस्तों। इसीलिए जो आपने लिखा है वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगा, इसीलिए अपने नोट्स को पढ़ो। अपने नोट्स, अब आप कहोगे सर वो कौन सा जो कोचिंग वाले सर ने हमें लिखा है और हमने लिख दिए, वो आपके अपने नहीं है, वो सर के नोट्स है। अपने नोट्स आपको अलग बनाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ किताबें होती है, कुछ ऑनलाइन अकेडमी टीचर्स होते हैं, कुछ कोचिंग्स होती है, कुछ बुक्स होती है, कुछ आपका एक्सपीरियंस होता है, सबका मिश्रण करके जो एक आप विश्वसनीय चीज लिखते हो वो अपने नोट्स होते हैं। तो अपने नोट्स सबसे बेहतर। तो छात्र निर्मित सामग्री अधिगम की सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री मानी जाती है। कक्ष की परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित नहीं होता। यदि आप कक्षा के अंदर सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो तो इसके अंदर कौन सा शिक्षण सूत्र जो है सम्मिलित होगा, आपको यह बताना है। देखो, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
करके सीखना, सरल से जटिल या मूर्त से अमूर्त। तो सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं उस समय अपन जाते हैं मूर्त से अमूर्त। एक जो बच्चे को चीज दिख रही है, एक जो चीज बच्चा देख रहा है, उसमें जो चीज छुपी हुई है जिसको बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो छुपी हुई चीज आप सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों को बताते हो। तो सहायक सामग्री हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जो है दोस्तों वो क्या रहती है, अग्रसर रहती है। यह आपको इसके संदर्भ में पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की एक अनुमुद्रित सामग्री नहीं, अमुद्रित सामग्री नहीं है दोस्तों? भाई कौन सी सामग्री है पूछा, जिसकी अमुद्रित सामग्री नहीं है, आपसे ये पूछा है। टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, ये सब अमुद्रित सामग्री। भाई टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो कौन सी सामग्री, अमुद्रित। मुद्रित सामग्री कौन सी हो जाएगी, समाचार पत्र। ये कह रहा है कौन सी अमुद्रित सामग्री नहीं है, समाचार पत्र जो है वो आपके अमुद्रित सामग्री नहीं है। वो कौन सी सामग्री कहलाएगा, आपके मुद्रित, जिसके ऊपर मुद्रा लिखी हो। वीडियो, कंप्यूटर, टेलीविजन सामग्री जो है वो किसमें आएगी, अमुद्रित सामग्री में आएगी। सिंपल प्रश्न है। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण करते हुए अनुभव शंकु का प्रारूप के द्वारा प्रतिपादित दिया गया था। अनुभव शंकु किसने दिया था, एडगर डेल ने दिया था। पहली बार यह आपको ध्यान रखना है कि आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान भी जुड़ी है और लिखा हुआ है कि सहायक सामग्री का प्रयोग, यह शब्द भी आपके सिलेबस में दिया है। एडगर डेल के प्रश्न आने की 100% संभावना है, यह आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? सिनेमा, ड्रामा, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर। किसके बारे में पूछा, श्रव्य दृश्य। देखो टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री, टेलीविजन श्रव्य दृश्य सामग्री, ड्रामा श्रव्य दृश्य सामग्री, सिनेमा श्रव्य दृश्य सामग्री। तो कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपके, टेप रिकॉर्डर, क्योंकि टेप रिकॉर्डर केवल श्रव्य सामग्री में आती है। दोस्तों निम्नलिखित में से क्या एक टेलीविजन चैनल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शुभारंभ किया गया था? ऐसा कौन सा चैनल है इनमें से जो MHRD यानी कि भारत एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जिसका जो है दोस्तों शुभारंभ किया था? ऑप्शन एक है स्वयं प्रकाश, 1 व 2 दोनों, और अंत में दे रखा है आपके ज्ञान दर्शन। तो बताइए कौन सा ऐसा चैनल है जो इसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ज्ञान दर्शन एक ऐसा चैनल है जो पूर्णतया शिक्षा को समर्पित है। मैंने जब आपको शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाया था तभी यह चीज बढ़ी, पूर्णतया शिक्षा को समर्पित दूरदर्शन चैनल है। भाई शिक्षा को समर्पित क्या है दोस्तों, एक प्रकार का दूरदर्शित चैनल है, जिसका समर्पित चैनल है पूरा का पूरा, जो शिक्षा को समर्पित। अब आपको यह पूछ लिया जाए दोस्तों कि इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो शुरुआत इसकी की गई थी 26 जनवरी 2000। कब की गई थी दोस्तों, 26 जनवरी 2000। अब यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या टेलीविजन चैनल है जो मानव संसाधन विकास द्वारा ज्ञान दर्शन, जो पूर्णतया शिक्षा को समर्पित एक प्रकार का दूरदर्शन चैनल है? तो ध्यान रखना 26 जनवरी 2000 को इसका शुभारंभ किया गया था। ज्ञान दर्शन 2 भी आ गया वैसे, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है। परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये कह रहे हैं कि परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली होती है उस शिक्षा प्रणाली के साथ में आप डिजिटल शिक्षा को यदि ऐड कर लेते हो, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को, इस दोनों को अपन क्या कहेंगे? मिश्रित अधिगम। परंपरागत अधिगम जो आप पुस्तक में से पढ़ रहे हो, डिजिटल अधिगम जो आप ये कर रहे हो, जब इन दोनों को आप साथ मिला करके कर रहे हो, आपके हाथ में नोट्स और इधर प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हो, ये क्या कहलाएगा? मिश्रित अधिगम कहलाएगा। सिंपल सा उत्तर है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कभी कभी हम प्रश्नों को यूं गलत कर देते हैं कि अपन को सिंपल ऑप्शन नजर आते हैं, फिर अपन करते नहीं यार इतना सिंपल प्रश्न तो एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता भाई क्यों नहीं पूछ सकता? मंदबुद्धि बालकों के लिए भी तो पेपर बनता है, कमजोर बच्चे, गरीब बच्चे जो होते हैं दिमाग से, उनके लिए भी तो पेपर बनेगा। उनके लिए हो सकता है गरीब प्रश्न डाल दिया हो, तो कभी ये नहीं सोचना यार इतना सरल ऑप्शन तो नहीं देता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है दोस्तों? मुद्रित सामग्री के बारे में आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपन, एनसाइक्लोपीडिया मुद्रित सामग्री है। बुलेटिन बात करें दोस्तों, बुलेटिन एक प्रकार की मुद्रित सामग्री। अनुशिक्षकीय एक प्रकार की मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है। अनुशिक्षक ट्यूटोरियल जो होता है दोस्तों वो अनुमुद्रित सामग्री, इसके ऊपर कोई अपन नहीं कह सकते। कैटलॉग बिल्कुल आपके एक प्रकार का जो है मुद्रित सामग्री है। ये कह रहे कौन सी मुद्रित सामग्री नहीं है, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा आपका? ट्यूटोरियल।
3 वाला आंसर सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कैसे करेंगे दोस्तों? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिकवाद सिद्धांत, वैज्ञानिक या प्राकृतिक सिद्धांत? तो सिंपल सी बात है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग से शिक्षण अधिगम कितना बेहतरीन हो सकता है यह बताने वाला भी मनोविज्ञान है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग मनोविज्ञान के आधार पर होना चाहिए। मूर्त से अमूर्त जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। ऐसी सामग्री होनी चाहिए जिसका प्रेजेंटेशन सरलतम हो दोस्तों। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यहां पे काम करता है। निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? देखिए, 2 प्रकार की सामग्री होती है, प्रक्षेपित, एक होती है अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित जिसका प्रक्षेपण किया जा सके, जिसको एक जगह से दूसरी, जो लगती किसी और जगह पे और दिखती कहीं और है, ये प्रक्षेपण है। अप्रक्षेपित जो जहां है वो वहीं दिखे, वो प्रक्षेपित सामग्री। अब देखिएगा यहां पे टेलीविजन, शिक्षण मशीन और कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके प्रक्षेपित सामग्री में नहीं आता है, काट देते, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिल्म स्ट्रिप बिल्कुल प्रक्षेपित सामग्री है। स्लाइड प्रक्षेपित सामग्री है। ट्रांसपेरेंसी प्रक्षेपित सामग्री। OFK नहीं, OHP। OHP यानी कि प्रोजेक्टर जो है वो भी कौन सी सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री है। ये दूसरा वाला जो पूरा का पूरा ऑप्शन या विकल्प है वो प्रक्षेपित सामग्री से जुड़ा है। इधर प्रदर्शन जो है ये आपके प्रक्षेपित सामग्री नहीं होती है। इधर आपके वापस आ जाए, रेडियो जो है ये प्रक्षेपित सामग्री नहीं होती है। तो इसीलिए आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पूरी लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एक एक चीज अगर आपको पहचान में आ रही है तभी आप उत्तर निकाल सकते हो। यहां पे शिक्षण में निम्न में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यक्ष अधिगम में सहायक है? प्रत्यक्ष अधिगम कराने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करना सबसे बेहतरीन रहेगा? रेडियो, चित्र बनाना, प्रतिमान या भाषा प्रयोगशाला? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिमान। क्योंकि दोस्तों ये किसकी बात करा? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम। निम्नलिखित में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? किसी चीज का प्रत्यय दिखाना है, कैसे दिखता है वो, रूप दिखाना है। तो रूप दिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा हो जाएगा? प्रतिमान दिखा दो, मॉडल दिखा दो। भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 1961? नहीं, 1961 में नहीं हुआ था, यह हुआ था आपके 1984 अगस्त 84 अगस्त 1984 के अंतर्गत शैक्षिक दूरदर्शन का जो है दोस्तों क्या हुआ था? भारत के अंदर प्रारंभ माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जा सकता है? निर्देशात्मक दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन, या सभी विकल्प सही है? नहीं है। मैंने आपको यह प्रश्न जब पहले आया था कि दूरदर्शन का प्रयोग कहां किया जाता है, तो उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन। उपग्रह के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर निर्देशित देते हुए आप दूरदर्शन का प्रयोग संभावित क्षेत्रों में कर सकते हो। तो 3 वाला उत्तर यहां पे सही हो जाएगा। निम्न में से अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर अभी अपन ने पढ़ा था दोस्तों, मुख्य रूप से यह नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। यह कह रहा है कि ग्राफिक सामग्री प्रदर्शन और अभिनय होती है, अभिनय ग्राफिक सामग्री नहीं होती है, यह गलत है। डिस्प्ले बोर्ड सामग्री जो होती है, फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड, यहां ये दोनों डिस्प्ले की जा सकती है, बिल्कुल सही है। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल और मोबाइल, नहीं, त्रिआयामी सामग्री में मॉडल नहीं आते हैं, वास्तविक पदार्थ त्रिआयामी सामग्री में आते हैं। श्रव्य सामग्री की बात करें दोस्तों, फ्लैनल बोर्ड सहायक सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड श्रव्य सामग्री नहीं है, दोनों दृश्य सामग्री है। तो यहां पे भी आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला या सेकंड वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कई बार बताया कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तक भी प्रिंट ही होती है, लेकिन इसको प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक शिक्षण की आधारशिला है, यानी कि एक मध्यम चर जिसे अपन कहते हैं शिक्षण का, वो मध्यम चर पाठ्य पुस्तक होती है, इसलिए इसको अपन प्रिंट मीडिया में कभी भी सम्मिलित नहीं कर सकते। तो कभी भी ये प्रश्न आ जाए, तो मैं कई बार इस चीज की चर्चाएं कर चुका हूं पहले वाली सीरीजों के अंदर भी, कि पाठ्य पुस्तक को कभी भी प्रिंट मीडिया के अंदर अपन नहीं रख सकते। तो यहां पे आपका 3 वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड क्या है भाई? श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य या कोमल सामग्री? बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार की दृश्य सामग्री होती है जो आपके लकड़ी के सपाट गत्ते के ऊपर बना हुआ होता है, जिसके ऊपर सूचनाएं जो है विद्यालय स्तर की जो है दोस्तों लगाई जाती हैं। सूचनाएं दीर्घकाल की रहती है। आपने एक जाली वाला बोर्ड देखा होगा जिसके ऊपर वेलवेट का रेड कलर का जो है दोस्तों उसके ऊपर क्या लगा होता है? कपड़ा लगा होता है, वो बुलेटिन बोर्ड कहलाता है। एक ऐसा फ्लैनल बोर्ड और होता है जो क्लास के अंदर लगता है, जिसपे हरे रंग के खादी के कपड़े का प्रयोग करते हैं, वो खुरदरे गत्ते पे बनाया जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो एक प्रकार की आपकी कौन सी सामग्री कहलाएगी? दृश्य सामग्री कहलाएगी। श्रव्य दृश्य साधन है, इनमें से आपको श्रव्य दृश्य साधन बनाना है। रेखा चित्र, ग्राफ बिल्कुल नहीं है। चित्र विस्तारक OHP, जिसको चित्र विस्तारक यानी कि प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होता है या
चित्र विस्तारक यंत्र भी प्रोजेक्टर कहलाते हैं, और एक आपके पुराने कंप्यूटर हुए थे दोस्तों डायस्कोप और एपिस्कोप, उसमें जो एपिस्कोप वाला पार्ट है उसको भी चित्र विस्तारक यंत्र कहा जाता है। वो दुनिया का एक दूसरा प्रोजेक्टर था दोस्तों, है ना। डायस्कोप के बाद में जो बना था वो एपिस्कोप बना था। तो ये भी आप नहीं होगा। चित्र दृश्य सामग्री, सिनेमा, यहां पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही। चलचित्र जो है दोस्तों वो आपकी श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा। शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ज्ञान, क्रिया और भाव तीनों किए जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, चित्र बनाना क्रियात्मक सामग्री है, प्रतिमान के अंदर आप ज्ञानात्मक, क्रियात्मक कह सकते हो, लेकिन सब नहीं। रेडियो के अंदर भाषा प्रयोगशाला सबसे सीधा अंदर, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला के अंदर क्या होता है दोस्तों, बालक जब यंत्र से सुनता है तो ज्ञानात्मक वृद्धि होती है, किस लहजे से शब्द को बोला जाता है भावात्मक प्रवृत्ति होती है। क्रियात्मक क्या होता है, शब्द को सुनता है, लिखता है, बोलता है, गतिविधि होती है। तो भाषा प्रयोगशाला इसका सबसे सटीक उदाहरण हो जाएगा, जिसके अंदर आप ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष जो शिक्षण के जो होते हैं, तीनों उद्देश्य उनकी प्राप्ति कर सकते हो। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। भाई आप बच्चों के लिए तो भ्रमण जितना भी होता है शैक्षिक होता है, मनोरंजनात्मक नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम घूमने के लिए जाते हैं, उसमें शिक्षण नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी भ्रमण का नाम वही से शैक्षिक भ्रमण, बस के आगे लगाएंगे शैक्षिक भ्रमण, फलाना फलाना विद्यालय से आई है। यहाँ पे लगभग करते सब मनोरंजन ही है, तो यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी नाम उसका शैक्षिक भ्रमण है। क्यों कराए जाते हैं, ये रटने की आदत का विकास करता है, बिल्कुल नहीं, समझने पर बल देता है। पाठ्यचर्या समय पर पूर्ण हो जाती है, नहीं, भ्रमण विधि सबसे लंबी विधि मानी जाती है। ये कल्पना शक्ति का विकास करता है, हो सकता है। भ्रमण के साथ, भ्रमण के स्थान से प्राप्त किया ज्ञान अस्थायी होता है, बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जिस गतिविधि को आप करके सीखते हो वहां पे आपको प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान आपके दिमाग में हमेशा क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रोफेसर रेन ने सबसे पहले भ्रमण विधि का विचार दिया था और प्रेस्टालॉजी ने इस विधि को क्या किया था दोस्तों, विकसित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि भ्रमण करते हुए यदि आप बालकों को सिखाते हो तो ये सबसे मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा, इससे अच्छा और कोई मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता दोस्तों। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए, बिल्कुल खास एक एकदम रोचक विशिष्ट अधिगम, है ना, एक स्पेशल लर्निंग टेक्निक्स का को इंप्रूव करने के लिए जो है अपन क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए नहीं, शिक्षण में आवश्यकता होने के नाते नहीं, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण करने के लिए, एक अलग डिफरेंट तरीके से बालकों को पढ़ाने के लिए कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती है, पाठ्येतर की गतिविधियां क्यों आयोजित की जाती, क्या कारण है इसके पीछे। ऑप्शन एक, ये संस्था के प्रसिद्धि में सहायक है, भाई इसके लिए कोई गतिविधि नहीं। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक है। सह पाठ्योत्तर, सह शैक्षिक गतिविधियां क्यों कराई जाती है, ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सकते, केवल ज्ञानात्मक विकास न होकर के अन्य विकास भी बालक के हो सके। ये शुल्क लेने के लिए न्याय ठहराने में सहायक है, क्या होगा, नहीं। ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते, नहीं। सह शैक्षिक गतिविधियां इसलिए कराई जाती है दोस्तों जो समग्र विकास बालकों का हो सके। फ्लैश कार्ड का उपयोग क्यों करते हैं, आप सब लोगों को पता है, क्या सामाजिक विज्ञापन के लिए, नहीं। घटना का प्रचार भी नहीं होता है, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए। देखिए सब स्टेप समझाने के लिए जो है फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया या किसी भी स्टेप्स को समझाने के लिए अपन फ्लैश कार्ड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सबसे आसान सामग्री जो विद्यालय के अंदर शिक्षक निर्माण कर सकता है वो है फ्लैश कार्ड। आप टीचर बनोगे तो आपको फ्लैश कार्ड बनाने के लिए बनाएंगे। यहाँ आप उदयपुरी आओगे, मेरे घर के पीछे बनी हुई RSCRT है ना, कभी आपका भी नंबर आएगा तो यहाँ आएगा, फोन वोन करना फिर, है ना। फतेह सागर भी बिल्कुल पास पड़ता है किनारों पे, और मेरा घर भी बिल्कुल यहाँ, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगते हैं RSCRT के हॉस्टल और जो आपके ऑफिस या कार्यालय जहाँ पे कार्यशाला चलती है वो पैलेस, दोनों बहुत नजदीक है। वहां पे आपको फ्लैश कार्ड बनाना फिर सिखाया जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, समझने में आसानी करती है। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करती है, अधिगम शक्ति की धारण शक्ति को बढ़ाती है। अभी अपन ने यह प्रश्न किया था, ये सारी बातें क्या है आपके सामग्री के बारे में सही है। नाटक और भ्रमण आदि क्रियात्मक साधन है, त्रिआयामी साधन है, प्रक्षेपी या ग्राफिक है। देखो ग्राफिक कुछ नहीं है, प्रक्षेपी भी कुछ नहीं है इसके अंदर, त्रिआयामी भी नहीं, ये एक प्रकार की क्रियात्मक गतिविधि है। नाटक और भ्रमण जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, क्रियात्मक आधारित क्या है दोस्तों, आपका अधिगम है। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग करते हैं, शिक्षक जो है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ऑप्शन एक छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ऑप्शन बी सीखने को सार्थक बनाने के लिए,
ऑप्शन से शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए या छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। देखो, मूल्यांकन करने के लिए भी नहीं करते, या कोई शिक्षण की ऐसी पद्धति नहीं कि इसका आपको अनिवार्य है कि आप इसका पालन करो। बालकों को मोटिवेट करना भी ठीक है, लेकिन शिक्षक को सार्थक बनाने के लिए कि बालक जो शिक्षण सीख रहा है वो अर्थपूर्ण और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार का द्वंद्व उसके दिमाग के अंदर न रहे, कोई भ्रामकता उसके दिमाग में न रहे, इसका क्लियर करने के लिए ही यहां पे क्या की जाती है दोस्तों, इसका अधिगम कराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है? इसमें से सबसे कम प्रभावी क्षेत्रीय भ्रमण तो प्रभावी होगी भाई, प्रत्यक्ष रिकॉर्ड है। रिकॉर्डेड आवाज के साथ मुद्रित सामग्री, ये बिल्कुल सही। रिकॉर्डेड आवाज के साथ में प्रिंट सामग्री, ये भी ठीक है, चलो प्रभावी है। मॉडल, ये भी सही है। आवाज वितरण प्रणाली, ये नहीं दोस्तों, केवल ऑडियो सामग्री नहीं। ऑडियो के साथ में यदि नोट्स होंगे तो वो, इनमें से जो सबसे कम प्रणाली है ऑडियो सामग्री, भाई केवल आवाज वितरण प्रणाली जो है वो सबसे कम प्रभावी होगी इन ऑप्शन में से। अगर ऑप्शन कुछ और होगा तो अपन और निकालेंगे। इन चार के अकॉर्डिंग जो सबसे कमजोर है वो कौन सा है दोस्तों? आवाज वितरण प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्रक्षेपी का मतलब जिसको प्रक्षेपण किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंका जा सके। अब देखिए, बुलेटिन बोर्ड जहां लगा है वही दिखेगा, पोस्टर जहां लगा है वही दिखेगा, चार्ट और चित्र भी। फिल्म पट्टियां जो होती है वो फिल्म पट्टियां, ट्रांसपरेंसी जो होती है दोस्तों, वो प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसका प्रयोग प्रोजेक्टर के अंदर होता है। प्रोजेक्टर अपने आप में एक प्रकार की प्रक्षेपी सामग्री है। कक्षा कक्ष का संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्यपुस्तक, इन दोनों को काट दो। विद्यालय के अंदर जो भी संप्रेषण होता है, बातचीत होती है, वो कैसी होनी चाहिए? छात्र केंद्रित। शिक्षक को वो नहीं बुलवाना है जो शिक्षक को अच्छा लगे, वो बुलवाना है जो बालक को अच्छा लगे। दोनों चीजों में एक अंतर है। हमेशा बालक को प्रधान रखना है, आपको अपने आप को प्रधान। छोटे बच्चों के लिए हमारे अगर फील्ड में अगर आप आओगे तो फिर अपने आप को प्रधान रखना है, बालक को प्रधान नहीं रखना है, क्योंकि कंपटीशन का बालक को कुछ पता नहीं होता है, हमें पता होता है। यहाँ पे अधिगम नहीं करवाना है, यहाँ पे सिलेक्शन करवाना है ना, ये अलग चीज होती है। ये पूरा प्लेटफॉर्म भी अलग है। आप कोचिंग फील्ड को शिक्षक के साथ में जोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर शिक्षण विधियों का, मनोविज्ञान का प्रयोग इस फील्ड में भी करते हैं, जैसे आराम से धीरे धीरे पढ़ाना, एक लाइन को 4-4, 5-5 बार बोलना, या उस चीज को देना, चुटकले सुनाना, शायरी, ये ठीक है, कई कई हद तक सही लगता है कि आप इसको सुनाइए। लेकिन हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए दोस्तों कि कंपटीशन के अंतर्गत जो है सिलेक्शन आधार होता है। अधिक वास्तविकता में तो यह है, हम भले ही कहते हैं कि सीखने के लिए पढ़ो, नौकरी के लिए मत पढ़ो। बात कहने में अच्छी लग सकती है, लेकिन नौकरी के लिए पढ़ो, सीख बाद में लेंगे। यह कंपटीशन में सत्यता यह है ना भाई। मौलिकता या अपने आप को भावुकता के रूप में कह सकते हैं कि सीखने के लिए पढ़ो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। पर सिलेक्शन के लिए पढ़ो तो सिलेक्शन होगा, सीखने के लिए पढ़ोगे तो नहीं होगा। सत्यता यही है। तो इसीलिए आपको हमेशा छात्र केंद्रित रखना है विद्यालय में। पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण की प्रविधि सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं, देखो पाठ का प्रारंभ करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चों क्या जानता है इसके बारे में और क्या नहीं जानता है, और यह जानने के लिए आपको आकलन लेना पड़ता है। आकलन यहां पे ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसको सही करेंगे? मूल्यांकन को सही कर देंगे, सिंपल। भाई श्रव्य दृश्य सामग्री बाद में आएगी, सोपान बाद में आएंगे, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग बाद में आएगा। पहले हम जाने तो सही बच्चा क्या पता है। तो पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वप्रथम प्रयोग करना चाहिए? वो है मूल्यांकन। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? रचनात्मक अधिगम यदि आप करवा रहे हो, है ना, तो आप शिक्षक क्या होगा? मित्रवत, सुगमकर्ता, अनुदेशक या निदेशक? तो यहां पे अनुदेशक, निदेशक, यहां पे सुगमकर्ता। अधिगम की शिक्षक की भूमिका क्या होती दोस्तों? सुगमकर्ता। सुगमकर्ता का मतलब क्या होता है? सुगमकर्ता का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार के सिंपल तरीके से बालकों के रचनात्मकता का पता लगाना, है ना। तो यहां पे सुगमकर्ता की क्या होगी दोस्तों? शिक्षक की भूमिका होगी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? इनमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जिससे आपको यह पता चल जाता है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो है रचनात्मक गतिविधि बन चुकी है? ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, सबसे पहला है कि निर्वाचन सृजन, एकाधिक परिभाषाएं, बहुविधि अभिव्यक्तियां, सभी। देखो, निर्वाचन सृजन अपने आप में किसी भी चीज का निर्माण करना, किसी भी चीज का चुनना या किसी भी चीज को बनाना अपने आप में रचनात्मक है। एकाधिक परिभाषाएं, एक ही विषय से जुड़ी हुई अधिक परिभाषाएं, अपने आप में रचनात्मकता है। बहुविध अभिव्यक्ति, अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्ति, अपने आप में रचनात्मकता है। तो यहां पे इन सभी गतिविधियों से पता चलता है कि कक्षा के अंदर रचनात्मक गतिविधि का एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है दोस्तों। शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना तथा जो कि अधिगम की बाह्यता से संबंधित है। वापस समझिए, क्या शिक्षण का तात्पर्य है?
अधिगम दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगम कर्ता की बाह्यता से संबंधित है। बाह्यता का मतलब बाह्य भाग से संबंधित है, अंदर से तो उसकी अभिरुचि भी क्षमता है, बाह्य भाग। यह कथन किसका है? रॉबर्ट एम गेने, एनएल गेज, विलियम एस बर्टन या जॉर्म ब्रूबेकर? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, यह उत्तर है आपके रॉबर्ट एम गेने का। भाई किसका? रॉबर्ट एम गेने का यहां पे क्या माना जाएगा दोस्तों? आंसर आपका सही है। कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है। भाई गणित के सौंदर्यात्मक भाग की प्रशंसा आप कब कर सकते हो? जब गणित का साहित्य आप पढ़ करके, महान गणितज्ञों के चित्रों को देखकर, गणित पर भाषण सुनकर, या गणित की पहेलियां तथा समस्या को सुलझाकर। भाई गणित कितनी सुंदर है, कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी प्यारी है, कब पता चलेगा? गणित का साहित्य पढ़ोगे तब नहीं, नए गणितज्ञों के कोई चित्र देखने से पता चलेगा, नए गणित के ऊपर भाषण सुनेंगे। जब आप गणित से जुड़ी हुई पहेलियां सुलझाओगे, गणित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में गणित कितनी सुंदर है, मतलब कितना आनंद आता है इसको सोल्व करने के लिए। तो गणित की सौंदर्यता की प्रशंसा करने के लिए आपको पहेलियां या गणित की समस्या समाधान करना जरूरी होगा। यहां पे आपका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौथा। ये थी अपनी आज की क्लास की 50, जिसमें अपन 50 प्रश्नों का अपन ने क्या किया था दोस्तों? सॉल्यूशन। पीडीएफ के लिए आपको कहां जुड़ना है दोस्तों? कन्हैया एजू सेंटर टेलीग्राम पेज पर आपको जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, अधिक से अधिक आपका प्यार देने के लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा मुझे। इसके बाद अपन कल फिर मिलेंगे 50 नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट एंड राधे राधे।